Hello, good morning. This is Dr. Rakesh Jain. I am a senior consultant pediatric neurologist at Fortis Hospital, Gurgaon. आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। बच्चों में एपिलेप्सी क्या होती है, कितने प्रकार की एपिलेप्सी होती है, कितने प्रकार के झटके आते हैं, और अगर एपिलेप्सी हम बच्चे को सोचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, या कुछ ऐसी एपिलेप्सी होती है जिसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती है, सिर्फ आपको अवेयर रह के भी काम चल सकता है। तो ग्रॉसली हम 15 से 20 मिनट में एपिलेप्सी के बारे में ही बात करेंगे और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले एपिलेप्सी है क्या, जो मिर्गी के झटके आते हैं। एपिलेप्सी को अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीजर बोलते हैं। सीजर का मतलब होता है सीज होना। कोई भी काम आप कर रहे हो आप सीज हो जाते हो, या अगर आप बैठे हो बिल्कुल और एकदम झटके आते हैं तो जो बैठने की मूवमेंट है वो सीज हो गई और झटके आने शुरू हो गए। तो एनी चेंज ऑफ मूवमेंट और एनी सजेशन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड सीजर्स। इट कुड बी मोटर सीजर, जैसे हाथ पैर के झटके लग रहे हैं आपको। सेंसरी सीजर हो सकते हैं कि आप बिल्कुल बैठे हैं, आपको लेट्स से कि वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई है, आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार ये भी एक तरह से ऑटोनोमिक एपिलेप्सी होती है। बहुत डिटेल में हम उसके नहीं जाएंगे, आपको मोटा मोटा मैं चाहूंगा कि एज ए जनरल पब्लिक आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो एनी चेंज इन मूवमेंट, कोई झटके अगर आते हैं, पूरी बॉडी के झटके आते हैं, पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, या मुंह से झाग आने शुरू हो जाते हैं, आंखें एक ऊपर चढ़ जाती हैं या आंखें एक तरफ हो जाती हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप बच्चे को बात करते हो, बोलना चाहते हो बट ही डजंट रिस्पॉन्ड टू दैट, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, दांत कई बार जबड़ा भिज जाता है काफी। तो बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार दोहराएगा तो ये सारी चीजें आपको एक ही बच्चे में या एक ही मरीज में देखने को मिलेंगी। सिर्फ एक चीज भी इनमें से हो सकती है, तो वो भी मिर्गी के कारण हो सकता है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा बताया आपको कि जनरलाइज एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने कि पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है, पूरी बॉडी में झटके लग रहे हैं, गर्दन टेढ़ी हो गई है। एक होती है फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में क्या है कि सिर्फ एक हाथ के झटके लग रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। एक हाथ टाइट हो गया है या उसके झटके लग रहे हैं या कुछ मुड़ गया है, जिसको डिस्टोनिक पोस्चरिंग हम बोलते हैं। ऐसे ही फेस में भी एक तरफ की मूवमेंट है, बाकी बॉडी पूरी ठीक है लेकिन एक तरफ गर्दन के झटके लग रहे हैं, या फेस एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, एक आई जो है ब्लिंक कर रही है, तो ये भी फोकल एपिलेप्सी हो सकती है। या एक पैर की मूवमेंट हो रही है, या एक हाथ पैर मिला के लेट्स से लेफ्ट साइडेड लिम्स की मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट साइडेड हैंड, लेफ्ट साइडेड। तो काफी तरह के कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं फोकल एपिलेप्सी में। जनरलाइज एपिलेप्सी में बच्चा बेहोश भी हो सकता है दौरे के दौरान, और दौरे के दौरान जो है होश में भी रह सकता है, वो बात समझ भी सकता है आप क्या कर रहे हो, उसको याद भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा याद रख रहा है, बात कर रहा है तो ये दौरा नहीं है। तो बहुत सारे प्रकार के दौरे होते हैं, फोन पे इस तरह से बताना पॉसिबल नहीं होता है सारी चीजें। लेकिन आप ये मान के चलिए कोई भी मूवमेंट अगर बच्चे में होती है, नियोनेट से लेके किसी भी एज में, जो पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल विद, उनको लगता है कि ये मूवमेंट कुछ अजीब सी है और उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज कि आप उसका वीडियो बना लें। आज के दिन स्मार्टफोन सस्ते से महंगा तक सभी फैमिली के अंदर कम से कम एक तो होता ही है। तो जब भी आपको कोई शक लगे कि बच्चे की मूवमेंट, और खासतौर पे ये न्यूबॉर्न जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत समस्या आती है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट करते हैं जो नॉर्मल भी हो सकती हैं। लेकिन पेरेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है कि ये मूवमेंट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, डॉक्टर के पास लेके जाएं, इलाज करें। तो बेस्ट चीज है कि जितनी छोटी छोटी क्लिप बना सकते हो वीडियो की आप बना लें, और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उन वीडियो को डिस्कस कर लें अगर आपको समझ नहीं आती है। तो दैट इज द बेस्ट वे। और डॉक्टर उसको एनालाइज करके, बच्चे को एग्जामिन करके ये देख सकता है कि ये मिर्गी है या एक नॉर्मल मूवमेंट का एक हिस्सा है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि मिर्गी क्या है, किस तरह से हो सकती है टाइप की। अब क्या मिर्गी बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है और बच्चों में किस ग्रुप में ज्यादा होती है? तो यस, दिस इज राइट कि बच्चों में रिलेटिवली मिर्गी का इंसिडेंस ज्यादा होता है। आप ये मान के चलिए 1 से 2 बच्चों में मिर्गी होती है अगर हम 1000 बच्चों के ऊपर हम देखें तो। और ये रेशियो नियोनेट्स में और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारी ब्रेन के अंदर वायर्स हैं
वो वायर्स पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं होती, या आप ये कह सकते हैं कि उनमें माइलिनेशन थोड़ा सा कम होता है, कमजोरी होती है, तो तार आपस में भिड़ने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये थोड़ा बेटर हो जाता है। ये तो एक सामान्य फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है दिमाग का, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एन्केफेलाइटिस बोलते हैं, या कई बार कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उससे सीजर हो जाते हैं। कई बार कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, फैमिली के अंदर एपिलेप्सी चली आती है, वो भी हो जाता है। कई बार कोई चैनलोपैथी होती है, थोड़ी स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चे को डिफ़िकल्ट वाली एपिलेप्सी है तो आई एम श्योर पेरेंट्स माइट हैव कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी एज वेल। और क्या कारण हो सकते हैं? कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ब्रेन के अंदर है, ब्रेन का हिस्सा कोई ठीक से बना नहीं हुआ है, या कोई हिस्से में कोई गांठ है, या कोई ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण से सीजर आ सकते हैं। एंड देन विल हैव टू सी के है क्या, मतलब क्या इसका व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इफ यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज हैविंग सीजर्स। और डॉक्टर भी बोल देता है कि हाँ ये सीजर हैं, असेस करने के बाद या वीडियो देखने के बाद। तो अब अगला स्टेप शुरू होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर एग्जामिन करता है। जो कॉमन टेस्ट हम करते हैं सीजर को का कॉज जानने के लिए, एमआरआई ब्रेन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज। और अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको लगता है कि ब्लीडिंग वगैरह सर में होने वाली है, तो अर्जेंटली हम सीटी स्कैन कराते हैं। अदरवाइज एपिलेप्सी की इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। और अगर अवेलेबिलिटी है तो एमआरआई में भी एक 3 टेस्ला की मशीन होती है जो ब्रेन को और डिटेल में अंदर से देख पाती है, ताकि हमें उसका ठीक कारण पता लग सके। और कारण हमें पता लग जाता है तो उसका निदान करने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एमआरआई ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एमआरआई करते हुए एक और हमें ख्याल रखना है कि जो बड़े एडल्ट जो हमारे पेशेंट होते हैं उनमें एमआरआई मुश्किल नहीं होता है। आपने इंस्ट्रक्शंस दी एडल्ट को कि आपको आधे घंटे मशीन के अंदर बिल्कुल लेटना है, हिलना नहीं है, तो वो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका 2 साल का 3 साल का बच्चा है और उसको एमआरआई के अंदर लेटाना है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा और वो डर जाएगा मशीन को देख के। तो उस केसेस में यूजली 5-6 साल से कम के बच्चों में उसमें बेहोशी की दवा के साथ हमें एमआरआई कराना पड़ता है। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि 5 साल से कम का बच्चा है और इसको तो एनेस्थीसिया में एमआरआई होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट के साथ प्रोसीजर होता है। जो भी दवा उसको दी जाती है वो रिकमेंडेड डोज में होती है। एंड द चाइल्ड इज जनरली मॉनिटर्ड बाय अ क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट टिल द एमआरआई इज फिनिश। तो बेहोशी का नाम सुन के घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर टेस्ट की जरूरत है तो इट इज बेटर टू गेट द टेस्ट डन। तो एक तो एमआरआई हमने करा लिया। दूसरा टेस्ट जो सबसे जरूरी है मिर्गी के लिए वो है ईईजी। उसको फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हार्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम ईसीजी करते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ऐसे ही सीजर्स को देखने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इसके अंदर कोई पिन्स एंड नीडल नहीं है, दर्द नहीं होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोड हमें सर के ऊपर लगानी होती है ताकि हम ब्रेन की वेव्स को पढ़ सकें और उसके हिसाब से हम आपको बता सकें कि क्या मतलब एपिलेप्सी है या नहीं है, किस टाइप की एपिलेप्सी है, कौन सी दवा इसमें लगेगी। और क्या टेस्ट हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ विटामिन, कैल्शियम, इन सब की डेफिशिएंसी से भी सीजर आ सकते हैं। तो बेसिक कुछ ब्लड टेस्ट भी हम लोग करते हैं फर्स्ट टाइम जब दौरा आता है। तो शुगर कम है, कैल्शियम कम है, सोडियम ज़्यादा है, कम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमने कर लिया है और अब हम एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हाँ एपिलेप्सी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि एपिलेप्सी बच्चे को है तो 100% नहीं है कि हम सब कुछ करेंगे, सारी जांच करेंगे कि हमें कारण मिल जाएगा। कारण कई बार नहीं भी मिल पाता है। काफ़ी केसेस में वी मे नॉट बी एबल टू फाइंड द रीज़न कि एपिलेप्सी क्यों है मतलब बच्चे को। तो उस केस में भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने इतनी सारी जांच कराई है और कुछ भी इसमें आया नहीं है तो अब क्या करें। वो रादर अच्छा ग्रुप होता है जिसमें हमने जांच कराई है, बच्चा भी हमें ठीक लग रहा है और उसमें जांच में कुछ अगर नहीं आता है तो जनरली
those children they fall in a better group and they have better prognosis as compared to the child who finds some reason. और रीजन क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे कोई दिमाग बिगाड़, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो अब हमें पता लग गया है कि बच्चे को एपिलेप्सी है और ये कारण है या ये कारण नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज वी प्लान द ट्रीटमेंट। 70-80% एपिलेप्सी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे एक मिसबिलीफ होता है कि ये तो मिर्गी आ गई बच्चे को और पूरी जिंदगी इलाज चलेगा, जो कि सही नहीं है। अगर हम ठीक से डायग्नोज करें और ट्रीट करें बच्चे को तो 70-80% मिर्गी बिल्कुल ठीक हो जाती है, दवाओं से ही ठीक हो जाती है। लेकिन आपको समझना चाहिए, प्रॉपर टाइम से दवा देनी चाहिए एंड इट वुड हेल्प। अब 20-30% केसेस में जो ठीक नहीं होती हैं उसमें क्या करना है? क्या वो बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं? क्या उनमें हमें कोई उम्मीद नहीं होती है? दैट्स नॉट ट्रू। तो उन केसेस में उनको हम बोलते हैं, जब हम मेडिसिन की एक दवा देते हैं उससे आराम नहीं पड़ता, कई बार दूसरी दवा ऐड करते हैं तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तीसरी दवा भी कई बार हमें ऐड करनी पड़ती है। तो वो सब करने के बाद भी अगर दौरा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें दिमाग में सोचना चाहिए कि क्या इस बच्चे में कुछ और किया जा सकता है। कोई स्पेशल डाइट हम दे सकते हैं जिसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। क्या कोई सर्जरी की जा सकती है या कोई डिवाइस इम्प्लांट किया जा सकता है जिसको VNS डिवाइस बोलते हैं या डीप ब्रेन स्टिमुलेटर बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हमारा दिमाग में विचार आना जरूर चाहिए, क्योंकि जो 20-30% बच्चे मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते हैं उस ग्रुप की अगर हम बात करें तो अगर हम प्रॉपरली इवेल्युएट करें डाइट के लिए, सर्जरी के लिए या डिवाइस के लिए, तो उनमें से भी करीबन 70% बच्चे ठीक हो जाते हैं अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशन करें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स अ गुड परसेंटेज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड सम सर्जिकल इंटरवेंशन और डाइट। हम करीब सक्सेस रेट हम 80% से भी ऊपर ले जा सकते हैं इफ वी डायग्नोज एंड ट्रीट द पेशेंट अप्रोप्रिएटली। और 70-80% केसेस में दवाएं भी बंद हो सकती हैं, तो आजीवन ट्रीटमेंट नहीं चलता है, लेकिन हमें कॉम्प्लायंस का ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर दवाइयाँ खानी हैं और फॉलोअप मेंटेन करना है, बच्चे की डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, उन सब चीज़ों का बराबर ध्यान रखना है। क्योंकि मिर्गी की बीमारी के साथ साथ जो हम दवाएं देते हैं उन दवाओं के भी अच्छाई के साथ साथ कुछ दवाओं के साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी पेरेंट्स को स्टडी करने चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए, ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसको हम जल्दी पहचान लें और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा सके। जहाँ हमें दवा बंद करनी है, डोज कम करनी है, कुछ ब्लड टेस्ट करा के देखने हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं ताकि उसके दवा के रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर ने एक दवा शुरू की और दवा से कोई नींद आ गई, प्रॉब्लम है, बच्चा सारा दिन सो रहा है, तो पेरेंट्स कई बार अपने आप दवा बंद करते हैं और फिर 2 महीने के बाद जब दोबारा आता है फिर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो दवाई आपने दी थी उससे तो बच्चे को बहुत नींद आ गई और हमने दवा बंद कर दी, तो दवा तो बेकार थी वो। तो डोंट थिंक ऑन दैट लाइन। किसी भी दवा से आपको लगता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, रादर देन अपने आप एक फैसला लेके आप दवा को बंद कर दें या डोज को कम या ऊपर करें। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि एपिलेप्सी के कारण क्या हैं, किस तरह से होती है, डायग्नोज कैसे करना है, ट्रीटमेंट का, और प्रोग्नोसिस इज नॉट बैड एक्चुअली इन एपिलेप्सी। आई टेल यू, जो मोस्ट ऑफ द जो भ्रांति हमारे दिमाग में होती है वैसा नहीं है। अब एक सिर्फ लास्ट के 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा कि एपिलेप्सी का दौरा अगर आए कम्युनिटी में, लेट्स सी आप घर में अकेले हैं और दौरा बच्चे को आ गया है, तो उस वक्त क्या करना है। हो सकता है ये दौरा पहली बार आया है, आपको एपिलेप्सी के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या करना है उस केस में आपने बच्चे को एक तो आसपास से कोई भी शार्प नुकीली चीजें हटा दें। कोई मेज है जिसका कोना ज्यादा है तो थोड़ा दूर रखें उनको, और बच्चे को जमीन के ऊपर या फ्लैट सरफेस के ऊपर आराम से लेटा दें, और कोई बहुत ज्यादा उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अगर जाड़ी टाइट है तो उसके मुंह में उंगली या चम्मच कुछ देने की जरूरत नहीं है। 90% जो दौरे हैं वो 5 मिनट के अंदर अपने आप रुक सकते हैं। आपको सिर्फ मॉनिटर करना है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हैं, वॉमिटिंग है, तो सर हैंड थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें
उसको रिकवरी पोजीशन में लेके बच्चे को और सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें, ताकि जो भी झाग हैं या वोमिटिंग का जो वो है वो सांस की नली के अंदर ना जाए। और कोई भी चीज़ उसके मुंह में नहीं डालनी है, पानी वानी नहीं पिलाना है उस वक्त आपको। और मुंह में पानी के छींटे मारते हैं, कई लोग सर पे पानी डालते हैं, कई लोग प्यास सुंघाते हैं, वो सब नहीं करना है, इससे कुछ नहीं होता है, इट जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो सिर्फ मॉनिटर करें, उम्मीद है बच्चा 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। नहीं होता है तो मेक श्योर जो घर में अगर दूसरा आदमी अवेलेबल है तो आप बच्चे को नज़दीकी अस्पताल में ले जाने की तैयारी करें, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर दौरा चलता है तो दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, जो आगे भविष्य में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो हुआ दौरा अगर उस बच्चे को आए जिसको कभी नहीं आया, पहली बार आया, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं करना क्या है। अब दूसरी कंडीशन है कि एक बच्चे को मिर्गी डायग्नोज हो गया है, तो उसको अगर घर में दौरा आ जाए, वैसे तो डॉक्टर जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको ये चीज़ें बता के ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम है कि उनके बच्चे को मिर्गी की बीमारी है। और पहला स्टेप यही रहेगा, दौरा अगर आता है तो आसपास से नुकीली चीज़ें हटा दें, कपड़े ढीले कर दें बच्चे के, और उसको फ्लैट सर्विस पे लटा के थोड़ा सा बाईं करवट पे ला दें और 5 मिनट आप वेट करें। उसके साथ में यूजुअली डॉक्टर्स आपको एक नेजल स्प्रे एडवाइस करते हैं, मिडाजोलम नेजल स्प्रे। तो उस स्प्रे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस डोज में आपने डॉक्टर ने आपने बताया हुआ है। तो स्प्रे देने के बाद चांसेस हैं कि दौरा रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद दौरा नहीं रुकता है तो वही सेम स्टेप आपको जो है बच्चे को नज़दीकी अस्पताल में ले जाना है। इधर उधर डॉक्टर्स को फ़ोन करके जब बच्चे को दौरा आ रहा है कोई फ़ायदा नहीं होगा, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सो मेक श्योर जो चीज़ें आपको करनी है वो एक्यूरेटली करें, और जो नहीं करनी है वो बिल्कुल ना करें उस केस में। और मेन चीज़ है कि फर्स्ट एड बच्चे को टाइमली मिलनी चाहिए अगर दौरा कंटिन्यू रहता है तो, ताकि हम बच्चे को ऑक्सीजन दे सकें, और जो भी फर्दर कुछ डैमेज अगर ब्रेन में हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस सीजर्स, उसको हम प्रिवेंट कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। सो विद दिस आई वुड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन answer some of the questions. Okay, thank you very much. I mean, most of the message say it's a good information, so thank you very much for putting your time into it. And some questions like दवाओं के साइड इफेक्ट, यस मैंने आपको बताया है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन दे डू हैव सम साइड इफेक्ट्स। सो क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं, सबके साइड इफेक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी दवा शुरू हो तो मेक श्योर आप भी थोड़ा सा पढ़ लें। आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और डॉक्टर से भी डिस्कस करें, क्योंकि साइड इफेक्ट अगर आप नेट पे पढ़ेंगे ना, देयर आर 100 ऑफ साइड इफेक्ट, यू विल गेट मैड एक्चुअली बाय लुकिंग एट द नेट। लेकिन डॉक्टर के बता देगा आपको कि 5-6 मेन साइड इफेक्ट जो रहते हैं जिनको आपको मॉनिटर करना चाहिए, तो यू कैन स्पेसिफिकली लुक फॉर दैट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आपकी फैमिली में या आपके नियर बाय कोई बच्चे को प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज़ रेफर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी प्लीज़ डू सेंड अस एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।